नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ में आज का जो मेरा वीडियो है ये वीडियो नंबर 5 है और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले कि जो 3 चैप्टर हैं वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेंगे, मिल जाएंगे आपको। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम टोटल 24 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और हम धीरे धीरे करके के क्वेश्चन को समझेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस चैप्टर में कुछ आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल में आपको सेम जो डिजिट मिल जाएँ, क्वेश्चन में जो सेम नंबर होते हैं वो मिल जाएँ। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट दोनों ही जानने का ज़रूरी होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है तो आपको कोई भी डिजिट दे दिया जाए आप उस डिजिट से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो तांबे का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2, 8, 18 और 1 से। तो इसका जो तीसरा शेल होगा उसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, 18 इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? तो गिवन ऑप्शन में इसमें से अर्धचालक पदार्थ जर्मेनियम है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, नियॉन ध्रुवता संकेतक का AC आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? यानी जो नियॉन पोलैरिटी टेस्टर होता है उसके द्वारा AC सप्लाई की जब हम जांच करते हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है? तो जब हम नियॉन टेस्टर से AC सप्लाई की जांच करते हैं तो जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं वो जलते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर वैद्युतिक ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूनिट में कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना ज़रूरी है। 1 kWh किलो वाट आवर बराबर कितना होता है? 1 यूनिट के। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो आप आराम से यूनिट में कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमको kWh कैलकुलेट करना है। गिवन क्वेश्चन में जो लैंप की रेटिंग है वो ये दी हुई है आपको वॉट में, यानी W में, और घंटे में ही टाइम दिया हुआ है, यानी WH हम दिया। WH क्या हो जाएगा? 500 × 5 ये WH होगा। लेकिन हमको यूनिट पे रिलेशन के लिए क्या चाहिए? kWh चाहिए, तो इसलिए हम इसे 1000 से भाग दे देंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पे होगा 2.5 kWh, और हमने आपको क्या बताया था? 1 kWh बराबर 1 यूनिट, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा? 2.5 यूनिट हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 है 100 वाट बटे 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? यानी यहाँ पे आपको बल्ब की रेटिंग दी हुई है और उसमें प्रतिरोध जो उसकी फिलामेंट होगी उसकी प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। तो हम यहाँ क्योंकि पावर दिया और वोल्टेज दिया और हमको रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप जानते हैं कि पावर का एक और फॉर्मूला होता है, P = क्या होता है? V²/R होता है। तो यहाँ पे क्या आपको पावर P पता है कितना? 100 वाट है। V पता है आपको कितना है? ये 250 वोल्ट है बटा R। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर पा जाएंगे और इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 625 ओम। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत आसान होगा। यहाँ आप देख सकते हैं 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 625 हो जाएगा और 00 आ जाएगा, यहाँ 100 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 625 ही आ रहा है। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा और ऑप्शन इसका डी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा नियम कहता है कि बंद वैद्युतिक परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ यानी वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है? यानी अगर कोई क्लोज्ड सर्किट होता है तो उसमें जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो जितने भी वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं उसके
जो सम होता है या योग होता है उसके बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला भी आपने देखा होगा। और ये क्या होता है, किरचॉफ का सेकंड लॉ होता है। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ होता है वो वोल्टेज के लिए होता है बंद परिपथ में, और जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है वो करंट के लिए होता है कि एक किसी नोड पे जो मिलने वाली धारा है उनका जो सम होता है वो 0 के बराबर होता है। तो आप इसे ध्यान रखना कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है, जो प्रथम नियम होता है वो करंट से संबंधित होता है, और किरचॉफ का जो सेकंड नियम होता है वो वोल्टेज से संबंधित होता है। फिलहाल जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 200 वॉट बटे 240 वोल्ट के 2 लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हुए, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं थोड़ा सा, कैसा होगा सर्किट डायग्राम इसका। तो देखिए यहाँ पे 2 लैंप होंगे जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, और वो किससे जुड़े हुए हैं, 240 वोल्ट से 240 वोल्ट से जुड़े हुए हैं। तो इसका कुल शक्ति है वो ज्ञात करना है। यहाँ पे जो एक लैंप है उसका 200 वॉट है, दूसरे लैंप का भी 200 वॉट है। तो इसका जो टोटल पावर होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल पावर PT इज इक्वल्स टू P1 इंटू P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये P1 इंटू P2 कितना हो जाएगा, 200 इंटू 200, और P1 प्लस P2 हो जाएगा 400। तो ये हो जाएगा कितना, 100 वॉट। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर परिपथ में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो जो सीरीज़ में अगर रेजिस्टेंस जो होते हैं वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसका किस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जो पैरेलल सर्किट में अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे क्योंकि ऐसा कोई भी हमको आंसर नहीं मिल रहा है, ये इस तरह से देखिए, अगर हम RT को पलट के लिख दें, RT बराबर क्या हो जाएगा, 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस हिसाब से आपका सही हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक ओम मीटर का पाठ्यांक पूछा हुआ है। यदि R2 जो है प्रतिरोध, वो प्रतिरोध के अक्रॉस क्या होगा ये पूछा हुआ है। तो ये जो R2 प्रतिरोध है, ये इसके अक्रॉस ये ओम मीटर की रीडिंग पूछी हुई है, और ये जो R2 है ये ओपन सर्किट किया हुआ है। तो ओपन सर्किट में जब भी ओपन सर्किट होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा कि अनंत पाठ्यांक पर संकेत करेगा जो ओम मीटर होगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट के अक्रॉस कनेक्टेड है। आगे बढ़ते आते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दुगना कर दिया जाए। यानी कि किसी भी चालक का जो रेजिस्टेंस है वो उसमें क्या परिवर्तन होगा यदि जो उसका डायमीटर हो चालक का उसे हम दुगना कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर ρl/A, जहाँ की A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, πD/2 का होल स्क्वायर या πr² से हम निकाल सकते हैं। तो गिवन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो डायमीटर है उसको डबल कर दे रहा है। तो पहला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, πD²/4। जब हम डायमीटर को डबल कर देंगे तो दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, पाई, यहाँ पे क्या होगा 2D/2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा πD²। तो आप देख पा रहे हैं जो पहला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो πD²/4 है, और दूसरा क्या है, πD² है। यानी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है। और रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच में या कटाक्ष क्षेत्रफल के बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि हम कटाक्ष क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान
कम हो जाता है। तो यहाँ पे कटाक्ष क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जा रहा है, इससे रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, 4 गुना घट जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, डिक्रीज टू 4 टाइम्स, 4 गुना मान कम हो जाएगा। आगे बढ़ते आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, प्रतिरोध का नाम बताना है। इसमें एक डायग्राम दिया, इसमें प्रतिरोध का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ये है तार बंधे हुए प्रतिरोध है। आगे बढ़ते आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, कलर कोडिंग मेथड से आपको रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है। तो ये कलर कोडिंग दिया, इसमें फर्स्ट स्ट्रिप जो है वो रेड है, सेकेंड ब्लू है, और जो थर्ड है वो ऑरेंज है, और ये सिल्वर दिया हुआ है इसमें टॉलरेंस के लिए। तो मैंने कलर कोडिंग कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के चैनल पे अपलोड किया हुआ है। और ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के हिसाब से भी, इसलिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर बता दे रही हूँ, आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और वापस आकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर चेक करिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। आप वीडियो को देख करके और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपको अच्छे समझ में आ गया कि नहीं। अगर नहीं आया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको सॉल्व करके बता दूंगी इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा हुआ है कि ओम मीटर को आरेखीय क्रम में क्यों समायोजित किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि जो धारा होती है वो प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती होती है। आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है, यानी जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हम इसे आरेखीय क्रम में समझित कर सकते हैं। आगे बढ़ते आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 14 व्हीटस्टोन ब्रिज से बहुत ही सिंपल होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है जो कि लिखा हुआ है कि संतुलित अवस्था में, यानी कि बैलेंस्ड कंडीशन में है। और इसमें जो अननोन रेजिस्टेंस RDC है, RDC का मान आपको ज्ञात करना है, जबकि PAB इसका मान दिया हुआ है 500 ओम, QBC का मान दिया हुआ है 300 ओम, और SA0 इसका मान दिया हुआ है कितना, 15 ओम। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा अगर वो बैलेंस्ड कंडीशन में है तो उसका रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, उसका रेशियो का फॉर्मूला दिस आर्म डिवाइड बाय दिस आर्म, ये वाला बटे ये वाला बराबर क्या होता है, ये वाला बटे ये वाला। तो ये हो जाएगा PAB बटा SA0 इज इक्वल्स टू QBC अपॉन RDC। तो इसमें जब आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो PAB कितना है 500 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू QAC कितना हो जाएगा 300 अपॉन RDC। तो RDC की वैल्यू हम सिंपली निकाल सकते हैं 300 इंटू 15 अपॉन 500। इसको सिंप्लीफाई आप करिए तो ये हो जाएगा 3 से जाएगा यानी हो जाएगा ये 9 ओम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है, यानी निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट किस पदार्थ की, किस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में। और गिवन ऑप्शन में माइका जो एक इंसुलेटर है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और इसमें दिया हुआ कि ओम के नियम के से संबंधित वैद्युतिक राशियाँ कौन कौन सी हैं, यानी कि जो ओम का नियम होता है, ओम्स लॉ होता है, उसमें किस किस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। तो ओम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर I इंटू R होता है। इस तरह से हम ओम के नियम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए इसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी रिलेटेड है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 17 भी एक न्यूमेरिकल है। और इसमें क्या पूछा हुआ है, समांतर परिपथ R2 का मान ज्ञात करना है। ये R2 जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। और जो अप्लाइड वोल्टेज में 24 वोल्ट है और जो नेट करंट है वो 15 एम्पियर का करंट है।
तो समांतर परिपथ में यानी पैरेलल सर्किट में जो प्रत्येक ब्रांच होते हैं उसके अक्रॉस सेम वोल्टेज होता है, यानी ये जो ब्रांच है इसके अक्रॉस भी 24 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 24 वोल्ट होगा और इस वाले के अक्रॉस भी 24 वोल्ट होगा। और जो ये करंट होगी वो डिवाइड होगी I1, I2 और I3 में। तो 15 एम्पियर जो होगा वो बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 और प्लस I3 के बराबर, और जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से कि I1 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, V/R1 करेंगे। V कितना है, 24/8, यानी कि हो जाएगा ये इसका वैल्यू 3 एम्पियर I1 की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह आप I3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। I3 की वैल्यू V/R3 कर देंगे तो 24/3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 एम्पियर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11 एम्पियर। तो इस तरह से I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 एम्पियर हो जाएगी। तो R2 निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, R2 बराबर कर लेंगे V/I2 कर लेंगे, यानी कि 24 कर लेंगे 4, यानी कि 6 ओम इसकी वैल्यू आ जाएगी R2 की वैल्यू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मैं एक बार और आपको बता दूं, ऑप्शन सी जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा। जो मैंने मेथड बताया है उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। पैरेलल सर्किट की जो प्रॉपर्टी है वो इसमें लग रही है। तो आगे बढ़ते आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। यदि कोई पैरेलल सर्किट है उसमें एक जो शाखा है वो खुल गई है तो उसमें क्या प्रभाव होगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो भी सर्किट ओपन होगा उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, उस शाखा में धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो ओपन सर्किट होता है उसके थ्रू करंट की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। आगे बढ़ते आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 19 में प्रतिरोधकता की इकाई क्या है ये पूछा गया है। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ओम मीटर होती है रजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता की इकाई। आगे बढ़ते आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है कि सर्किट ब्रेकर में आर्क शमन की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, यानी आर्क क्वेंचिंग के लिए सर्किट ब्रेकर में किस प्रकार के रेजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए वेरिस्टर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए 20 का जो सही आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते आते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। और ये भी एक कलर कोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। मैं अगेन आपको कह रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, वहाँ से जाके आप वीडियो देख लीजिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिलहाल मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। और अगेन ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है और जो फॉर्मूला होगा वो सेम तरह से होगा जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये एक संतुलित अवस्था में ब्रिज है। तो अगेन यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा, ये वाला जो आर्म होगा बटे करना है ये वाला आर्म, इज इक्वल्स टू कर देना ये वाला आर्म बटे ये वाला आर्म। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, PAB अपॉन कर लेते हैं SAD बराबर क्या हो जाएगा, QBC अपॉन RDC की वैल्यू हमसे पूछी गई है। यहाँ पे इसकी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, यहाँ हम एक एक करके वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो PAB की वैल्यू कितनी है, 400 अपॉन SAD की वैल्यू है 12 बराबर QBC की वैल्यू है 200 अपॉन RDC। तो हम RDC की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। RDC बराबर हो जाएगा 200 इंटू 12 अपॉन 400। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 ओम। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 6 ओम, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 23 में क्या, वोल्ट मीटर बी का पाठ्यांक पूछा हुआ है। वोल्ट मीटर बी का पाठ्यांक पूछा गया है और ये एक ओपन सर्किट है। तो यदि ओपन सर्किट होता है तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो सप्लाई वोल्टेज होता है वही अपीयर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते आते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। और इसमें क्या दिया हुआ है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होता है सीरीज सर्किट का। तो सीरीज सर्किट का वोल्ट मीटर
का मल्टीप्लायर प्रतिरोध के रूप में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो इसी प्रकार से हम डिस्कस करते रहेंगे और सभी चीज़ों को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बताऊंगी। इसलिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस एग्जाम से संबंधित जितने बाकी भी सब्जेक्ट हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।